नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम एक बार फिर से आपकी अपनी अभिजात क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम देख चुके थे पिछले वीडियो में पररूप संधि के विषय में हमने अध्ययन किया। पररूप संधि के बाद हमने कल के वीडियो में एक विशेष नियम पढ़ा जो था स्कंदवादिषु पररूपम वाच्यम। उसके अलावा जो पररूप संधि में जो विशेष नियम है या हम कहें जो अपवाद हैं उनको आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, अपवाद पररूप संधि के कल जो वीडियो में देखा था उसके अलावा और कौन कौन से अपवाद हैं उसके विषय में आज हम जानेंगे। तो कल हमने देखा था स्कंदवादिषु पररूपम वाच्यम। स्कंदवादिषु पररूपम वाच्यम बहुत अच्छे से सरल भाषा में उसको समझने का प्रयास किया था। आज उसी से आगे हम कुछ अन्य जो वार्तिक हैं, जो विशेष नियम हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं कौन कौन से जो वार्तिक हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वार्तिक है, वो है सीमंत है केस वैसे। सीमंत है केस वैसे। दूसरा वार्तिक हम देखेंगे सारंग है पशु पक्षिणो। सारंग है पशु पक्षिणो। ठीक है। इसके अलावा तीसरा हम देखेंगे जो है ओत्वोष्ठ्यो समासे वा। ठीक है। और अंतिम जो है वो क्या है, सूत्र है और क्या है, ओमांगोष्ठ। ये क्या है, सूत्र। आज हम इन चार जो विशेष नियम हैं, ये जो चार हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें वार्तिक है जो है सीमंत है केस वैसे। सीमंत है केस वैसे है, इसके विषय में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। देखिए, सीमंत है केस वैसे जो वार्तिक है ये क्या कहता है, ये कहता है कि केस विन्यास के अर्थ में, यदि केस विन्यास के अर्थ में, यहां हम लिख देते हैं कि केस विन्यास के अर्थ में, केस विन्यास के अर्थ में सीमन शब्द के साथ, सीमन शब्द के साथ अंत है शब्द का मेल हो रहा हो तो वहां टी संज्ञा होकर पररूप एकादेश हो जाता है। पररूप एकादेश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देखना। सबसे पहले हमने देखा, कल जो हमने देखा था स्कंदवादिषु पररूपम वाच्यम, उसके अलावा जो पररूप संधि के विशेष नियम है उसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर कौन कौन से अपवाद और सूत्र हैं या वार्तिक हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं सीमंत है केस वैसे जो वार्तिक है, उसका अर्थ हमने जाना कि केस विन्यास के अर्थ में यदि सीमन शब्द के साथ अंतः शब्द का मेल हो रहा हो तो वहां टी संज्ञा होकर क्या हो जाएगा, पररूप एकादेश हो जाता है।
क्या एकादेश हो जाता है? पररूप एकादेश हो जाता है। यदि केश विन्यास के अर्थ में है तब तो हम पररूप एकादेश करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य अर्थ निकल रहा हो तो वहां हम पररूप एकादेश न करते हुए वहां हम कौन सी संधि कर देते हैं? दीर्घ संधि कर देते हैं। देखिए चलते हैं कैसे। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सीमन धन अंतः, सीमन धन अंतः। ध्यान से देखिए, इसका अर्थ है, मैंने लिखा यदि सीमन शब्द के साथ अंतः शब्द का मेल हो रहा हो, ये सीमन शब्द है, इसके साथ अंतः शब्द का जब मेल होगा तो हम क्या कहते हैं कि वहां टी संज्ञा होकर, अब कल के वीडियो में हमने समझा था अच्छे से अचो अंत्यादि टी कि टी संज्ञा क्या होती है। उसमें हमने देखा था कि जो शब्द होता है, शब्द के अंत में जो पहला स्वर होता है वो, और उसके बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण होता है वो, उन दोनों की हम क्या कर देते हैं? टी संज्ञा कर देते हैं। एक बार फिर से समझ लें। जैसे मैं हलंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हम क्या निकाल लेंगे? ए, और आगे क्या है? ने, और आगे अंत है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो अंत शब्द है इसकी हम टी संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे? टी संज्ञा कर देंगे। और हमने नोट भी पढ़ा था कि जो प्रायः जो टी संज्ञक वर्ण होता है उसका हम क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। तो इसका लोप हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? सीमंत है। क्या बन जाएगा? सीमंत है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीमंत है, सीमंत है। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सी संधि कर देंगे? यहाँ पर कौन सी संधि करेंगे दोस्तों? यहाँ पर हम पररूप संधि करेंगे। कौन सी संधि करेंगे? पररूप संधि। और सीमंत शब्द का अर्थ होता है सिर की मांग। क्या होता है? सिर की मांग। यदि यहाँ पर हम टी संज्ञा न करते हुए, यदि यहाँ पर टी संज्ञा करते हुए यदि हम यहाँ पर इस न को न लेते हुए, या हम कहें सिम धन अंत है, यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, वह में ए आ रहा है और ए के बाद क्या आ रहा है? ए। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? आ एकादेश करके यदि हम इसको सीमांत लिख देते हैं तो यहाँ पर पररूप संधि न मानी जाकर, पररूप संधि न मानते हुए हम यहाँ क्या मानेंगे? दीर्घ संधि मानेंगे। या हम कहें कि यदि सीमंत शब्द का अर्थ सिर की मांग से है तब तो हम पररूप एकादेश करेंगे। यदि इसके अलावा कोई भिन्न अर्थ आ रहा है, या हम कहें सीमांत का अर्थ होता है सरहद, क्या होता है? भिन्न अर्थ हो, तो वहां हम पररूप संधि न मानते हुए दीर्घ संधि मानते हैं। तो ये देखा हमने, सीमंत है केस वैसे है, सीमंत है केस वैसे। ये वार्तिक क्या कहता है? फिर से समझा रहा हूं कि यदि केश विन्यास के अर्थ में सीमन शब्द के साथ अंतः शब्द का मेल हो रहा हो तो वहां टी संज्ञा होकर पररूप एकादेश हो जाता है। एग्जाम्पल हमने देखा, कल के वीडियो में हमने देखा था टी संज्ञा क्या होती है। जो ये शब्द होता है, इस शब्द के आगे जो अंत में जो पहला स्वर होता है उस वो स्वर, और उस स्वर के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो वो, उनकी हम टी संज्ञा कर देते हैं और फिर शब्दों का योग कर देते हैं। क्या बन जाएगा? सीमंत है। हम कहेंगे यहाँ कौन सी संधि होगी? पररूप संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? पररूप संधि होगी। और यदि इसकी बात करें तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ये देखा हमने सीमंत है केस वैसे का अभिप्राय या तात्पर्य क्या होता है। अब हम बात करेंगे जो अगला वार्तिक है, जो है सारंग है पशु पक्षिणों। क्या है दोस्तों? सारंग है पशु पक्षिणों। ये वार्तिक कहता है कि यदि पशु पक्षी अर्थ में, यदि पशु पक्षी अर्थ में सार शब्द के साथ, तो चलिए मैं यहां लिखता हूं इसका, पशु पक्षी अर्थ में, पशु पक्षी अर्थ में सार शब्द के साथ, सार शब्द के साथ अंग शब्द का मेल हो रहा हो
रहा हो तो वहां पर भी टी संज्ञा होकर क्या कर देते हैं, पररूप एकादेश कर देते हैं। क्या कर देंगे दोस्तों, पररूप एकादेश हो जाता है। वही शर्त इसमें लागू होगी कि यदि पशु पक्षी अर्थ में पशु पक्षिणो हो, पशु पक्षी अर्थ में सारंग है, सार शब्द के साथ यदि अंग शब्द का मेल हो रहा हो तो वहां पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, टी संज्ञा कर और उसमें पररूप एकादेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पररूप एकादेश करते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, सार धन अंग, सार धन अंग है। क्या लिखा, सार धन अंग है। देखिए मैंने क्या कहा, टी संज्ञा होकर पररूप एकादेश हो जाता है। टी संज्ञा, रे में क्या आ रहा है, एस स्वर आ रहा है। जो अंत में, शब्द के अंत में जो पहला स्वर हो उसकी हम क्या कर देते हैं, टी संज्ञा कर देते हैं। तो देखना, रे हलंत, इसमें से ए निकल रहा है और आगे है अंग है। रे, इस ए की हम क्या कर देंगे, टी संज्ञा क्या कर देंगे दोस्तों, टी संज्ञा कर देंगे और इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, रे में ए स्वर का योग किया रे और आगे है रे। क्या बन जाएगा दोस्तों, शब्द क्या बन जाएगा, सारंग है। क्या बन जाएगा, सारंग है। सारंग है। तो यहां पर हम कौन सी संधि मानेंगे, यहां पर हम मानेंगे पररूप संधि। क्या होगी, पररूप संधि होगी। समझ में आ रहा है, सार शब्द के साथ यदि अंग शब्द का मेल हो रहा हो तो वहां पर हम टी संज्ञा कर उसका पररूप एकादेश कर देते हैं। रे में ए टी संज्ञक बन था, उसका लोप कर दिया, रे में ए का योग करने से रे बना, इस तरह से बन गया ये सारंग है। और यहाँ पर इसका अर्थ है पशु पक्षी, और इसमें कौन सी संधि होगी, पररूप संधि होगी। यदि हम पररूप संधि न मानते हुए यहाँ पर यदि हम पशु पक्षी से भिन्न कोई अर्थ ले लेते हैं तो वहां पर देखिए, वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। रे में ए आ रहा है और आगे क्या आ रहा है, ए और ए का समान स्वर होकर दीर्घ एकादेश होकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है और ये क्या बन जाएगा, सारंग है। क्या बन जाएगा, सारंग है। और यहाँ पर हम कौन सी संधि कर देते हैं, दीर्घ संधि कर देते हैं। कौन सी संधि कर देते हैं, दीर्घ संधि कर देते हैं। यदि हम बात करें कि सारंग शब्द का अर्थ क्या होगा तो हम कह सकते हैं सारंग शब्द का अर्थ होता है बलशाली। क्या होता है, बलशाली अर्थ होता है। तो हमने बात की सबसे पहले सीमंत है केस वैसे जो वार्तिक है उसकी, उसके बाद में हमने बात की सारंग है पशु पक्षिणों, मतलब सार शब्द के साथ अंग शब्द का मेल होता है। कब, पशु पक्षी अर्थ में, तो वहां पर टी संज्ञा कर हम उसका पररूप एकादेश कर देते हैं। पशु पक्षी के अर्थ में जहां आए वहां पररूप संधि करेंगे। इससे भिन्न अर्थ और सारंग शब्द जब हम बनाएंगे, पद बनाएंगे, तो वहां पर हम कौन सी संधि मानेंगे, दीर्घ संधि मानते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, जो अगला वार्तिक है, औत्वोष्ठ्यो समासे वा। औत्वोष्ठ्यो समासे वा, ये वार्तिक क्या कहता है, देखिए। चलिए बात करते हैं अगले वार्तिक की, औत्वोष्ठ्यो समासे वा। ये वार्तिक कहता है कि औत्वोष्ठ्यो, यदि हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, ओतु 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 ओष्ठ्यो, ओतु ओष्ठ्यो समासे वा, समासे वा। ये दो इसका हमने क्या कर दिया, विश्लेषण किया। ठीक है, अब देखना ये क्या कह रहा है
समासेवा समास की स्थिति होने पर हम क्या करेंगे, यदि ए वर्ण के बाद, ध्यान से समझना, इसका अर्थ क्या होता है, इस वार्तिक का अभिप्राय क्या है, इसका मतलब यह है कि यदि ए वर्ण के बाद या हम कहें ए वर्णांत शब्द के आगे, ए वर्णांत शब्द के आगे यदि ओतुहु या ओष्ठ है, ए वर्णांत शब्द के आगे यदि ओतुहु या ओष्ठ शब्द का मेल हो रहा हो तो वहां विकल्प से, कैसे, विकल्प से पररूप एकादेश होता है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, इसको ध्यान से समझे। ए वर्णांत शब्द के आगे यदि ओतुहु या ओष्ठ्य शब्द का योग हो रहा हो तो वहां पर हम विकल्प से पररूप एकादेश कर देते हैं या पररूप संधि कर देते हैं। विकल्प से का तात्पर्य यहाँ पर होगा कि हम पररूप संधि भी कर सकते हैं, इसके अलावा जो अन्य संधि इसमें हो रही है वो भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, शर्त क्या है, शर्त ये है कि वो जो शब्द है वो क्या होना चाहिए, समास की स्थिति उसमें होना चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई समास होना चाहिए। जैसे यदि हम इसके एग्जाम्पल लें, यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल लेंगे, जैसे स्थूल धन ओतुहु, स्थूल धन ओतुहु, ये हमने लिया एग्जाम्पल। ठीक है, क्या लिखा कि ए वर्णांत शब्द हो, मतलब ले में क्या आ रहा है, ए, ले में क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है, या हम कहें ए शब्द के आगे, इसको आप इस तरीके से समझ लें, यदि ए के बाद में ये और ये शब्द हो, ठीक है, ए आ रहा है और ए के बाद में क्या आ रहा है, ओतुहु आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, या तो हम इसमें वृद्धि संधि कर देंगे, और वृद्धि संधि हम करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था कि ए या आ के बाद ओ या औ हो तो वहां पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है, क्या एकादेश हो जाता है, औ एकादेश हो जाता है। तो या तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं इसको स्थूलोतु, या हम इसको पररूप एकादेश करके क्या लिख देते हैं, स्थूलोतु। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यदि हम बात करें कि इसमें समास कौन सा होगा, तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा समास है, क्रमधारय समास है। अब बात आती है क्रमधारय समास कैसे है, तो जब हम समास का अध्ययन करेंगे उस समय इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल और लेते हैं, बिंब धन ओष्ठ है, क्या है, बिंब धन ओष्ठ है, जो होगा क्या बनेगा, देखिए बिंब धन ओष्ठ है, बिंब धन ओष्ठ है। ठीक है, या तो आप इसको बना सकते हैं बिंबोष्ठ है, और या पररूप एकादेश क्या कर देंगे, बिंबोष्ठ। और यहां पर यदि हम बात करें समास की तो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो रहा है। इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल लें, दंत धन ओष्ठ है, दंत धन ओष्ठ है, क्या बनेगा दोस्तों, या तो दंतोष्ठ है या आप लिख सकते हैं दंतोष्ठ है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा समास होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। कौन सा होगा,
समाहार द्वंद्व समास होगा। इसी तरह इसका एक अन्य एग्जाम्पल और लेते हैं। दंतोष्ठ है, हमने देखे स्थूल है दंत, स्थूल धन ओतुहु, बिंब धन ओष्ठ है, दंत धन ओष्ठ है। इसी तरह हम लेंगे कंठ धन ओष्ठ है, कंठ धन ओष्ठ है। इसका भी क्या बनेगा, कंठोष्ठ है या कंठोष्ठ, ठीक है। और यहां पर भी कौन सा समास होगा, समाहार द्वंद्व समास होता है। तो दोस्तों हमने बात की ओत्वोष्ठयोः समासे वा, एक बार फिर से देख लें। इसका जब हमने विश्लेषण किया तो हुआ ओतु ओष्ठयोः समासे वा। यहां पर भी हमने जब संधि की तो कौन सी संधि हो रही है, यण संधि हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था यह वर्ण से पहले आधा वर्ण हो वहां यण संधि होती है। इसके बाद में हमने इसको समझने का प्रयास किया और हमने समझा कि यदि ए वर्णांत शब्द के आगे ओतुहु या ओष्ठ शब्द आ रहा है, ओतुहु या ओष्ठः शब्द आ रहा है, तो वहां पर हम विकल्प से पररूप संधि कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखे, स्थूल धन ओतुहु शब्द हमने बनाया स्थूल ओतुहु। यहां हम बात करें तो यहाँ कौन सी संधि हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है। और यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है दोस्तों, पररूप संधि हो रही है। और इन चारों में क्या हो रहा है, वृद्धि संधि हो रही है। समास की स्थिति यहाँ लागू हो रही है। मान ले ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जहां समास की स्थिति न हो, तो वहां हम क्या करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तव तव धन ओष्ठ है, तव धन ओष्ठ है। यहाँ क्या करेंगे, क्या बना देंगे, तवोष्ठ है। क्या होगा दोस्तों, तवोष्ठ है। लेकिन यहाँ पर कोई समास नहीं हो रहा है, कोई समास नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ समास की स्थिति लागू नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ हम क्या नहीं करेंगे, पररूप एकादेश नहीं करेंगे। और यहाँ पर कौन सी संधि मानेंगे, वृद्धि संधि मानेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, यदि कोई ऐसा शब्द हो कि ए तो आ रहा है, ए के साथ में ओष्ठ शब्द भी आ रहा है, लेकिन वहां पर कोई समास की स्थिति नहीं हो रही है, या हम कहें कि उसमें कोई समास नहीं हो रहा है, तो वहां हम पररूप एकादेश नहीं करेंगे। वहां पर सिर्फ क्या कर देंगे, वृद्धि एकादेश कर देते हैं और वहां वृद्धि संधि मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इससे अगला जो वार्तिक है उसके विषय में। तो अगला वार्तिक नहीं है, अगले सूत्र की बात करें तो सूत्र है ओमांगोश्च। क्या है, ओमांगोश्च। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कह रहा है कि यदि ए वर्ण से परे, ए वर्ण से परे, इसका अभिप्राय समझें। यदि ए वर्ण से परे, ए वर्ण से परे क्या हो, ओम या आंग शब्द हो, ओम एवं क्या हो, आंग शब्द हो, तो वहां पररूप एकादेश करते हैं। तो वहां हम क्या कर देते हैं, पररूप एकादेश कर देते हैं, करते हैं, या पररूप एकादेश हो जाता है। ध्यान से समझें, ओमांगोश्च सूत्र क्या है, ओमांगोश्च। यदि ए वर्ण से परे, या हम कहें ए वर्ण के बाद में यदि ओम शब्द आ रहा है या आंग शब्द आ रहा है, तो वहां पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, वहां पर भी हम पररूप एकादेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पररूप एकादेश कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें, शिवाय धन, शिवाय धन ओम नमः, शिवाय धन ओम नमः। ध्यान से देखें, ये में क्या आ रहा है, ऐश्वर आ रहा है। हमने लिखा ए वर्ण के बाद में यदि ओम शब्द हो, क्या हो,
या तो ओम शब्द हो या आंग शब्द हो, तो यहाँ ओम शब्द आ रहा है तो वहां हम क्या कर देते हैं, पररूप एकादेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पररूप एकादेश होगा तो क्या हो जाएगा, ये शिवायोम, शिवायोम नमः। देखिए यदि मैं हो और मैं के बाद में कोई व्यंजन वर्ण होता है तो यहाँ मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। हम अनुस्वार संधि में आगे देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, शिवायोम नमः। क्या बन जाएगा दोस्तों, शिवायोम नमः। ध्यान से देखें, यह में ए वर्ण आ रहा है और ए के बाद में ओम आ रहा है, तो हम यहाँ पररूप एकादेश करके क्या कर देंगे, शिवायोम नमः। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल हम लें, जैसे शिव धन एहि, शिव धन एहि, शिव धन एहि क्या बनेगा, शिवेहि। आप कहेंगे एहि कैसे हुआ, तो देखिए हम इसको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, शिव धन आ धन इहि, शिव धन आ धन इहि। यहाँ पर आंग हो चाहे आ, दोनों सही होते हैं। याद रखें क्योंकि यहाँ अंग्रेय की क्या हो जाती है, इच संज्ञा हो जाती है, तो आप आंग भी लिख सकते हैं या हम इसे आ भी लिख सकते हैं। तो वह ए आ रहा है और ए वर्ण के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ आ और इहि इसका जब योग होता है तो यहाँ गुण संधि होकर क्या हो जाएगा, ए या आ के बाद में ई या बड़ा ई आता है तो उसका ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है और आगे क्या आ रहा है, इहि। कहने का तात्पर्य हुआ, ये हो गया शिव धन एहि। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये क्या बन गया, शिव धन एहि। समझ में आ रहा है, शिव धन आ धन इहि। यहां हमने गुण एकादेश करके क्या कर दिया, ए और आगे है ई, मतलब शिव धन एहि हो गया। अब यहां हम इसका क्या कर देंगे, पररूप एकादेश कर देंगे। वह ए वर्णांत के परे यदि ए या ओ से शुरू होने वाली कोई धातु होती है तो वहां क्या हो जाता है, पररूप एकादेश हो जाता है। तो ये क्या पद बन जाएगा, शिवेहि। क्या बन जाएगा, शिवेहि। और यहाँ दोनों में ही कौन सी संधि मानी जाएगी, पररूप संधि होती है। कौन सी संधि होती है, पररूप संधि होती है। तो दोस्तों आज हमने बात की है पररूप संधि के जो अन्य जो विशेष नियम है या हम कहें अपवाद, उनके विषय में। सबसे पहले हमने देखा सीमंत है केशवे से है, सारंग है पशु पक्षिणों हो, उसके बाद में बात की ओतवोष्ठ हो समासेवा, और उसके बाद में हमने बात की अमांगोष्ठ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित यदि आपको कोई समस्या है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उनका समाधान अगली क्लास में किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।